बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर 2017 में आए हुए जो क्वेश्चन है उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें यूनिट फर्स्ट देखना है। इसमें फर्स्ट है, इसमें यूनिट फर्स्ट पढ़नी है, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में मैकेनिज्म पढ़नी है रिएक्शंस की और बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझाइए। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है ऑफ ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों की अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और पाई बॉन्ड भी बनते हैं। अब हम इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग में आ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो जब परमाणु कक्षक आपस में कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जुड़ते हैं, तो उनसे एक जगह बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक जगह क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे ओवरलैपिंग को। ओवरलैपिंग क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ two orbitals are called overlapping. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी ओवरलैपिंग की। मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। दो ऑर्बिटल्स आपस में जहाँ मिक्सिंग करते हैं उस प्रोसेस को ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाएगा। हमें पढ़ना है यहाँ पे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की, कितने प्रकार की ओवरलैपिंग और कहाँ कहाँ पे इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है और कहाँ पे इसमें पाई बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग में देखिए पढ़ना यही है लास्ट में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के, लेकिन इससे पहले ओवरलैपिंग समझे। देखिए ओवरलैपिंग क्या रहेगा यहाँ पे। ओवरलैपिंग में इसमें आएगा कि फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हिंदी में बोला जाएगा अक्षीय अतिव्यापन। सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग को बोलते हैं कोलैटेरल ओवरलैपिंग, जिसे हिंदी में पार्श्वीय अतिव्यापन बोल सकते हैं या फिर सहपार्श्वीय अतिव्यापन भी कह सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार की होगी ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग, टू टाइप की होगी। अब एक्सियल ओवरलैपिंग में देखिए कितने प्रकार होंगे आगे, यानी अब ये अक्ष के अनुदिश क्या करते हैं, अक्ष के ऊपर इनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग अक्ष की लंबवत होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग अक्ष के अनुदिश होती है, जबकि यहाँ पे ओवरलैपिंग अक्ष के अनुदिश से होती है। सबसे पहले इसमें चलते हैं एस एस ओवरलैपिंग में। आगे अक्षीय अतिव्यापन एग्जाम्पल समझेंगे। तो जो एस कक्षकों के बीच में होने वाली ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है, अक्षीय, यानी ये पहला एस कक्षक और ये दूसरा एस कक्षक है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये अक्ष है एक मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के अनुदिश जो ओवरलैपिंग होती है ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, और इससे हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अक्षीय अतिव्यापन में हमेशा ही क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पार्श्वीय अतिव्यापन में हमेशा ही कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है। अक्षीय अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड बनता है और पार्श्वीय अतिव्यापन के अंदर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये होगी फर्स्ट एस एस ओवरलैपिंग में दो एस ऑर्बिटल अक्ष के अनुदिश या अक्ष के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, जिसे अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, और अतिव्यापन से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद देखें सेकंड, दो एस कक्षक होंगे, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान होगी, तो यहाँ पे बनने वाला जो बॉन्ड है हमेशा ही कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब सेकंड इसका एग्जांपल देखा जाए तो सेकंड में अपने को देखना है एसपी ओवरलैपिंग, यानी एक एस कक्षक हो दूसरा पी कक्षक हो। अब देखिए एस कक्षक तो कहाँ कैसा होता है, गोलाकार राउंड शेप में, ये एस कक्षक हो गया, ये मुख्य अक्ष है इसकी, यहाँ पे ये आ गया पी कक्षक। दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो कैसे करेंगे,
सिग्मा बॉन्ड। इस ये भी क्या है, sp ओवरलैपिंग, sp कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग है वो इस प्रकार से होती है। तो ss ओवरलैपिंग या sp ओवरलैपिंग किसका एग्जांपल रहेगी, इसका एग्जांपल रहेगी अक्षीय अतिव्यापन का। इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीसरी जो ओवरलैपिंग है उसका नाम देखें, तीसरी ओवरलैपिंग यहाँ पे रहेगी पीपी ओवरलैपिंग। अभी जो पीपी ओवरलैपिंग होती है दो प्रकार की होती है, एक यहाँ आएगी और दूसरी यहाँ आती है। तीसरी जो ओवरलैपिंग है उसमें रहेगी एक्सियल, दो नाम होते हैं इसके, तो होता है अक्षीय पीपी अतिव्यापन, अक्षीय पीपी ओवरलैपिंग, और एक होते हैं यहाँ पे कोलेटरल पीपी ओवरलैपिंग। एक्सियल पीपी ओवरलैपिंग होता है, इसमें दो पी कक्षक है, ये इनके मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर दूसरा पी कक्षक यहाँ आ गया, दोनों एक जैसे होंगे। ये यदि पी अक्ष होगा तो ये भी क्या होगा, पी अक्ष होगा। ये पी वाई है तो ये भी पी वाई होगा, और ये पी जेड होगा तो ये भी कौन सा होगा, पी जेड होगा। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। दोनों पी कक्षक अक्ष के अनुदिश ओवरलैपिंग करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। हो गया ये तीन प्रकार, यानी अक्षीय अतिव्यापन में अक्ष के अनुदिश दो परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होने से वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और एक्सियल पीपी ओवरलैपिंग है, तीनों ही इसमें आएंगे, तीनों में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब चलते इसमें कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसके लिए आता है कि इसमें परमाणु कक्षक का मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है इसकी अनुदिश इसके लंबवत क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। इसमें हमेशा ही कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इसमें ओवरलैपिंग कौन सी होगी, एक प्रकार की होती है, वो रहेगी इसमें कोलेटरल या फिर पीपी ओवरलैपिंग है, वो इसके अंदर भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो पीपी ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी रहेगी, पार्श्वीय या सह पार्श्वीय रहेगी, और इस वाली कौन सी है, अक्षीय, अक्ष के अनुदिश है। यानी यहाँ पे जो दो पी कक्षक होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये नोडल प्लेन है जहाँ पे जहाँ परमाणु कक्षक का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाई जाने की संभावना 0 होती है उसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो ये आपस में इस प्रकार से ओवरलैपिंग है, यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड संख्या में दो नहीं है, पाई बॉन्ड एक ही है लेकिन ये दो जगह बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन हो गया ये पाई बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग में। तो क्वेश्चन था अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझना था हमें। तो सिग्मा बॉन्ड में हम क्या लिखेंगे कि जब दो परमाणु कक्षक हैं वो आपस में अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो वहां सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक ही जगह बनता है, पूरा एक जगह बनता है, इस कारण से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो ये होगा कि ये अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। सेकेंड इसमें आते टर्म की ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि पाई बॉन्ड के बारे में आए तो पाई बॉन्ड है वो परमाणु कक्षकों की सह पार्श्वीय या मुख्य अक्ष के लंबवत अतिव्यापन करने से बनता है। क्योंकि पाई बॉन्ड दो जगह बनता है इस कारण से पाई बॉन्ड एक तो होता है ये कोलेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है, इस कारण दो जगह बन रहा है, इस कारण से कैसा होता है, वीक। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और इनमें अंतर देखे जाए तो इसमें आता है कि सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, यानी कोई भी दो परमाणु हो जैसे कि ये है तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दो परमाणु उसके बीच का ये बॉन्ड पाई है, ऐसा कभी नहीं होता। तो सिग्मा बॉन्ड कोई भी दो परमाणु उनके बीच में यदि एक बॉन्ड होता है तो हमेशा कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद जरूरत हो तो पाई बॉन्ड बनता है, अन्यथा नहीं बनता। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में बनता है, ठीक है। ये था इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और पाई बॉन्ड क्या रहेंगे, इसमें वीक माने जाएंगे। इधर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ओवरलैपिंग भी होगी और साथ में इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एथीन का आणविक कक्षक डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यूनिट फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ इसमें मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथीन।
एथीन बोल दो या एथिलीन बोल दो, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। एथीन का सबसे पहले फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, एथीन, इन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी दो दो वैलेंसी कंप्लीट होगी, बची हुई दो दो किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ये होता है एथीन। इसकी खोल के इसको स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे लिखा जाएगा, ये और इस साइड में ये जुड़ेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। अब ये अपने को पता है कि इन पे संकरण निकालेंगे, संकरण से इजी हो जाएगा ये। अब देखिए कार्बन पे संकरण निकालना है ना, तो दोनों कार्बन एक जैसे ना, इसके साथ भी दो बॉन्ड ये और दो ये है, कोई भी एक पे निकालो दोनों पे सेम आएगा। तो कार्बन जिसपे हम संकरण निकाल रहे हैं उसके लिए क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन की वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या किया जाएगा कि इससे जुड़े हुए जो सिग्मा बॉन्ड है उनकी संख्या को काउंट करें। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। ये तो पाई बॉन्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से इस कार्बन के पास में 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए, 3 आता है, वहां पे संकरण कौन सा रहेगा, sp2 संकरण, यानी 2 pk और 1 s का। तो n इज इक्वल टू जहाँ 3 हो वहाँ sp2 संकरण आएगा। जितने भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एल्किन एल्काइल, उनमें संकरण निकालने का तरीका यही है कि जिसके ऊपर हम संकरण निकाले, जिसका संकरण निकाले वो उस अणु में कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी n यहाँ पे आता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सराउंडेड बाय एन एटम। जिस एटम के लिए संकरण निकाल रहे हैं उसके चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, इससे संकरण निर्धारित करते हैं। तो sp2 संकरण बन गया। देखिए कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि p में इस प्रकार से क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 2s में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो s का 1 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ भेजने तो क्या बचेगा, 2s1 और 2p में ये एक s कक्षक, ये तीनों p कक्षक आपस में जुड़ते हैं, sp2 संकरण करके 3 sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। तीनों में ये एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा p कक्षक, इसको हम pz कक्षक मान सकते हैं, ये संकरण में भाग नहीं लेता है, तो ये इसी प्रकार से असंकृत बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की विशेषता एक ये भी रहेगी कि संकृत कक्षक जो होते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे sp है, sp2 sp3 sp3d sp3d2, सारे के सारे संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि असंकृत कक्षक है वो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन संकृत कक्षक हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले आने कक्षक दोनों ये लिख लिया, 3 sp2 कक्षक है, पहला sp2 कक्षक, दूसरा sp2 कक्षक, तीसरा sp2 कक्षक। इसी प्रकार से पहला sp2 कक्षक, इस कार्बन का दूसरा और इस कार्बन का तीसरा sp2 कक्षक, यानी ये सारे के सारे क्या है, sp2 संकृत कक्षक। जो यहाँ पे बोलते हैं 3 बनेंगे, प्रत्येक कार्बन पे 3 है, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, ये भी sp2 संकृत कक्षक है, ये वाला भी sp2 है, ये हो गए। अब दोनों कार्बन पे एक एक ये कक्षक बच गया जो संकरण में भाग नहीं लेता है, तो इसको ये बना दिया, ये बनेगा आपका pz कक्षक है। इस कार्बन का pz बनाओगे, अभी जो में ऐसा pz, हम लास्ट वाला ऐसे ही 2 भागले में बच गया वो आएगा, चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो। इस कार्बन का जो है px py pz वही इस कार्बन का रहेगा, यानी सेम कक्षक होंगे। ये वाला मान लेंगे, इसमें क्या pz है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें मत रखना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दर्शाओ यहाँ दर्शाओ, एक ही बात है। ये sp2 का है और ये sp2 का। अब इससे जुड़े हुए दोनों से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए। हाइड्रोजन में क्या चलता है देखिए, हाइड्रोजन में होता है आपकी 1s1, एक ही होता है, तो हाइड्रोजन का 1s1, ये हाइड्रोजन है, इसका 1s1 कक्षक है जिसमें एक अरेमिक इलेक्ट्रॉन है। अब एक s कक्षक है और एक sp2 संगत कक्षक। जहाँ s कक्षक जुड़ा हुआ हो, चाहे साथ में कोई भी कक्षक हो, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है हमेशा। चाहे आप इससे देख लो कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चाहे इससे देख लो कि संकृत कक्षक हमेशा चाहे दूसरे संकृत कक्षक के साथ जुड़े या दूसरे असंकृत कक्षक के साथ जुड़े, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों ऑर्बिटल की विशेषता सिग्मा बॉन्ड बनाने की, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, नहीं प्रत्येक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दूसरे हाइड्रोजन है, इसका भी 1s1 कक्षक है, इसमें भी एक अयनिक इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड।
यहाँ आएगा चौथा हाइड्रोजन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या बनाएगा, अब ये वाले एस, पहली बात ये असंकृत कक्षक है, असंकृत कक्षक हमेशा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड नहीं भी बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या है, कोलेटरल सहपार्श्वीय रूप से उपस्थित है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। आप देखो, और यहाँ पे देखो दोनों संकृत कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही है। एक पाई बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड है, और इस साइड दो दो क्या बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये रहेगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथीन। ठीक है, बना लो इसको। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में इसमें बंद ऊर्जा और बंद वियोजन ऊर्जा में क्या अंतर है, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी यानी बंद ऊर्जा, दूसरा है इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हिंदी में इसका नाम रहेगा बंद ऊर्जा और इसको बोला जाएगा बंद वियोजन ऊर्जा। ठीक है, तो बंद ऊर्जा में डेफिनेशन में क्या आता है, सिर्फ अंतर लिखना है। तो इसमें आएगा किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी कोई भी परमाणु है ए और बी, दो परमाणु, इस कंडीशन में इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इससे अपोजिट रिवर्स रिएक्शन लिखे तो ये बॉन्ड ब्रेक करके हमने क्या बना लिया, E+। इस प्रोसेस में दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है ऊर्जा। यानी ये प्रोसेस कैसी है, एक एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऐसा होता है कि दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों परमाणुओं को अलग अलग करना है, तो इनके बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना होगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब या फिर अवशोषित होती है। यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ जो एनर्जी मुक्त हो रही है, या फिर यहाँ जो एनर्जी अवशोषित हो रही है, आवश्यक जो ऊर्जा है, ये क्या कहलाती है, बंद ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी दो परमाणुओं के बीच बंद बनने के लिए, बंद बनने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, या किसी अणु में परमाणुओं के बीच का बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसकी बंद ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से सुने, किसी भी दो परमाणुओं के बीच में बंध बनने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा और अणु में दो परमाणुओं के बीच के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, बंद ऊर्जा कहलाती है। इसको हम किलो कैलोरी या फिर कैलोरी पर मोल है उससे भी दर्शा सकते हैं, यूनिट है इसकी। ठीक है, बंद वियोजन ऊर्जा में क्या आता है कि कोई भी दो परमाणु है, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो ये बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए, परमाणु में किसी एक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी बंद वियोजन ऊर्जा कहलाती है। वियोजन का मतलब है इनको अलग अलग करना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें जो बंद वियोजन ऊर्जा है उसका मान दिया हुआ है आपके 104 किलो कैलोरी पर मोल। H2 के अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच के बंध को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो ऊर्जा यहाँ पे लिखी हुई है, बंध को वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसे यहाँ पे बंध वियोजन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ये रहेगा इसमें अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि अमोनिया है NH3, अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्यों? ये क्वेश्चन लिखा ठीक है। अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्यों? मेथिल एमीन का फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा मेथिल एमीन का? CH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अमोनिया में इस पे भी क्या लोन पेयर। देखें अक्षार है ये, क्योंकि ये अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को किसी भी लुईस अमल को दे सकते हैं। ये दोनों किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। लुईस बेस होते क्या है? वे अणु आयन जिनके ऊपर नावेश होता है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसको वे किसी लुईस एसिड को दे करके उसके साथ में बंध बना सकते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। अभी दोनों इसमें भी है लोन पेयर, इसमें भी है, तो ये भी बेस है ये भी बेस है, उनकी एक क्षारीय प्रकृति है। तो इसमें बोला हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कारण यहाँ पे जो एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, जिसका प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव के कारण से ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ आकर्षित कर देता है, जिससे नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है वो इस कारण से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को आसानी से किसी भी लुईस एसिड को डोनेट कर सकते हैं। जहाँ पे लोन पेयर आसानी से किसी लुईस एसिड को दे दिए जाते हैं, वहाँ पे उसकी बेसिसिटी या अक्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जाना जाते हैं। तो जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए होंगे, समानुपाती रहेगी इसमें बेसिसिटी। प्लस आई प्रभाव समानुपाती रहेगा बेसिसिटी या अक्षारीयता के। यहाँ पे प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्षारीय प्रकृति इससे क्या होगी? ज्यादा होगी। प्लस आई प्रभाव वाले समूह जितने ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की प्रवृत्ति उतनी क्या ज्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद में देखिए, जैसे ये लिख दिया कि नाइट्रोजन की साथ में इस बार एक हाइड्रोजन और हटा दिया और एक क्या जोड़ दिया? मेथिल ग्रुप। अब इसका भी प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है, दोनों की संख्या इस बार 2 होगी, इसमें 0 है प्लस आई प्रभाव वाले, इसमें 1 है और इसमें कितनी होगी? 2। इसकी अक्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसकी रहेगी जहाँ पे 3 है CH से जुड़े हुए, CH3 थ्राइस, और यहाँ पे नाइट्रोजन। एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएं और एक एक इसके साथ में CH3 या प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप जोड़ना है, तो इसके साथ साथ में इनकी अक्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप वाले समानुपाती क्या रहेगा? बेसिसिटी या अक्षारीयता। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में कहा जाएगा प्रेरणिक प्रभाव। देखिए क्या होता है, कोई भी 2 परमाणु ध्रुवीय प्रकृति के हों, जैसे कि हमने लिख दिया CH3 और I, F लिख दिया। इसमें इन दोनों की EN में अंतर ज्यादा होता है, नहीं इस साइड से इस तरह से लिखें कार्बन और ये CH3, कार्बन और फ्लोरीन की EN ज्यादा, तो ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध है। ध्रुवीय बंध जिन अणुओं में पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु कहते हैं। तो ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक, इस बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में ना रह के अधिक EN वाले परमाणु की तरफ क्या रहते हैं? आकर्षित रहते हैं।
तो ये बॉन्ड है, उसमें अधिक ईएन वाले परमाणु पे आंशिक ऋणावेश और कम ईएन पर वाले परमाणु पे आंशिक धनावेश हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका ये जो विस्थापन होता है, अधिक ईएन वाले परमाणु की तरफ विस्थापन होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को ही यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्लस आई और दूसरा रहेगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो किसी भी ध्रुवीय अणु में ध्रुवीय बंध के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणु के बीच में नहीं रह करके अधिक ईएन वाले परमाणु की तरफ या जिसकी ध्रुवीय प्रकृति अधिक होती है उस परमाणु की तरफ आकर्षित रहते हैं। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों में क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अधिक ईएन वाले परमाणु की तरफ रहेंगे जिससे कि उस पे आंशिक ऋणावेश और दूसरे परमाणु पे आंशिक धनावेश है वो आ जाता है। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार से जो अस्थायी विस्थापन होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई रहेगा, दूसरा रहेगा इसमें माइनस आई। प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप में आते हैं, जैसे कि जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे कि CH3 ग्रुप है, जैसे कि C2H5 ग्रुप है, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। माइनस आई वाले में अधिक ईएन वाले ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन वाला हो गया, जैसे कि NO2 वाला हो गया, ठीक है, जैसे कि OH वाला हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले ग्रुप है, और ये क्या है, प्लस आई प्रभाव वाले दर्शाने वाले ग्रुप है। ठीक है, ये जिस भी अणु में जाके जुड़ जाते हैं तो ध्रुवीय जो प्रेरणिक प्रभाव के लिए आता है कि ये 4 कार्बन तक ही प्रभावी होता है। जैसे कि हमने लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया CH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया ये अक्ष है, ये कोई माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप है, इनमें से कोई एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे आंशिक धनावेश, इस पे आंशिक धनावेश आएगा, फिर यहाँ धनावेश है तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो चार्ज लिखा है एल्कीन, तो यहाँ पे फिर वही आंशिक धनावेश, इसके पास कमी भी इसने खींच लिया, लगभग ये यहाँ तक कार्य करता है। यहाँ पे आकर के ये प्रेरणिक प्रभाव कार्य करना बंद कर देता है, इसकी शॉर्ट रेंज होती है, कम क्षेत्र तक कार्यरत होता है। तो ये लगभग 4 कार्बन परमाणु तक मानते हैं, 1 2 3 4 5वें कार्बन तक आते आते इसका प्रभाव नेग्लिजिबल या 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव आ गया समझ में, इस प्रकार से विधि गई। ये जो प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जो भी होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं, और माइनस आई प्रभाव वाले जितने भी वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसमें आगे ये रहेगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, रिजोनेंस है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगभग हर बार रिपीट होता है, अतिसंयोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रिजोनेंस है, अनुनाद क्या होता है ये, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट होते हैं आपके जैसे कार्बिन है, जैसे कि आपकी नाइट्रीन है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।